Good morning, friends. This is Kuldeep Charan from Yes College of Education, Roorkee, Rohtak. Today we discuss Piaget theory of cognitive development. प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर प्याजे की थ्योरी की बात की जाए तो जितने भी आपके टीचर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें प्याजे की थ्योरी से कोई क्वेश्चन ना आए। तो इस बिहाफ पे टीचर एलिजिबिलिटी के लिए आपको सबसे ज़रूरी है प्याजे की थ्योरी को पढ़ना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करें। तो लेट्स वी स्टार्ट प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दो सिचुएशन देते हैं आपको। एक है आपके घर में दो बच्चे हैं, एक 10 साल का और एक 5 साल का बच्चा है। उनको आपने क्या किया, दो गिलास रखे उनके सामने, एक थोड़ा पतला और लंबाई में थोड़ा ज़्यादा, एक चौड़ा लेकिन हाइट में थोड़ा छोटा। इस तरीके के दो गिलास रखे और आप उन दोनों की कन्वर्सेशन देखते हो कि जो 5 साल का बच्चा कहता है कि मुझे तो बड़े वाले गिलास में दूध चाहिए क्योंकि उसमें दूध ज़्यादा आता है। तो और जो 10 साल का बच्चा है वो कहता है कि नहीं, दोनों सेम हैं। तो एक सिचुएशन तो यहाँ है कि बच्चे को गिलास की शेप देख, गिलास का शेप का नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि बड़ा और छोटा है और आपने उसमें से उसमें से बड़े गिलास से दूध पीना है। एक दूसरी सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, एज ए मैथमेटिक्स टीचर आप क्या करते हैं, आपकी क्लास मान लो आपका कोई रास्ते पर या फिर किसी दुकान पर कोई बच्चा काम कर रहा है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। जैसे आप एक दुकान पे काम करने वाले बच्चे को देखते हो, वो कोई सामान देता है तो फटाक से वो कैलकुलेट कर लेता है कि इतने का सामान हुआ और इतने आपको वापस देने हैं, और वो अपने फ़ायदे की, प्रॉफिट की और लॉस की भी कुछ ही सेकंड में वो कैलकुलेट कर लेता है। टीचर देखता है कि मेरी क्लास के जो 11 साल के बच्चे हैं, जो उसकी एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं कर पाते जितनी फास्ट ये बच्चा कर पाता है। अगर आप इन दोनों ही सिचुएशन को देखते हो, यहाँ पर 10 साल और 5 साल के बच्चे की जो कन्वर्सेशन है, यहाँ जो एक बच्चा जो है आपका, जो एक रीड और राइट नहीं कर पाता लेकिन कैलकुलेशन अच्छी है, इन दोनों की जो थिंकिंग पावर है, सोचने की शक्ति है, वो क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन उठता है कि कॉग्निशन, व्हाट इज कॉग्निशन। अगर कॉग्निशन की बात की जाए बच्चों, संज्ञान की बात की जाए, संज्ञान क्या है। संज्ञान जो है वो लैटिन वर्ड कॉन्ग्रेस से निकल कर आया है, जिसका अर्थ है टू गेट टू नो, जानने के लिए। अगर हम आप जानने की ये बात करते हो, तो अगर हम यहाँ पर बात करें टोटली बेस्ड ऑन नॉलेज, आपकी बात की ज्ञान से रिलेटेड जो भी काम है, जो आपकी मेंटल एक्टिविटी प्रोसेस हो रही है, आप कह सकते हैं कि आपके मेंटल एक्शन या प्रोसेस जो आपको क्या कर रहा है, आपको नॉलेज या समझ ग्रहण करने में आपकी सहायता कर रहा है। किसके थ्रू? आपकी सेंसेस से, आपके थॉट्स से, आपके एक्सपीरियंस से, जो आपके माइंड में जो प्रोसेस चली हुई है, वो सारी की सारी क्या कर रही है, आपको कोई ना कोई नॉलेज या कोई ना कोई समझ आपके अंदर विकसित कर रही है, वो है कोग्निशन। अगर कोग्निशन की बात की जाए तो बच्चे, कोग्निशन के लिए हम कोग्निटिव लर्निंग प्रोसेस की जब बात करते हैं तो कोग्निटिव लर्निंग प्रोसेस में हमारे सामने कुछ स्टेप्स आते हैं कि जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि किसी भी ज्ञान को ग्रहण कर पाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिलेक्शन की, चयन। आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन का चयन करते हैं कि कौन सी सूचना आपने ग्रहण करनी है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने ग्रहण करनी है। सेकंड हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन। जैसे आपने कोई इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन का चयन किया, सिलेक्शन किया, आप फटाक से उसमें मॉडिफाई कर लेते हो। जब आप मॉडिफाई करते हो तो आप क्या करते हो, फिर जो इंफॉर्मेशन आई है उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेट करते हो, तारतम्य बिठाते हो, और फिर उस चीज़ को आप सीखने की कोशिश करते हो। फिर उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंड। फिर उस पर एक डीपली थिंकिंग करते हो आप कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है, कौन सी चीज़ सीखने की है, कौन सी नहीं, किस कह सकते हैं हम, जिसको विस्तार करते हो अपनी गहन चिंतन के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर। फिर आप क्या करते हो, उसको अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेते हो। जिससे हम बात करते हैं सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपकी कौन सी मेमोरी में कहाँ पर सेट बैठ रहा है वो आप उसके अंदर क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, रिट्राइव। आपको जब आपको उस चीज़ की, उस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, आप उसको फटाक से क्या करोगे, रिट्राइव कर लोगे।
आप उसको फटाक से दोबारा से पुनः प्राप्त, क्योंकि माइंड में ये थोड़ी ना कि सारी चीज़ें एक ही साथ एक जगह होंगी, नहीं, सारी चीज़ें क्या होंगी, वो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ों की आवश्यकता है वही आपके सामने आती है, बाकी चीज़ें क्या करते हैं माइंड में किसी जगह सेट रहती हैं। तो जब यहाँ जब हमने कोग्निटिव को समझा तो हमारा पॉइंट बनता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। व्हाट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट? अगर बच्चे कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि हाउ टू थिंक, हाउ टू परसीव, कि कोई भी आदमी क्या करता है, किसी भी चीज़ को परसीव कैसे करता है, किसी चीज़ को सोचता कैसे है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कैसे करता है, कौन सी जो उसके सामने जो इन्वायरमेंट में आई हुई है उन सारी चीज़ों को वो किस तरीके परसीव कर रहा है, किस तरीके सोच रहा है, किस तरीके समझ रहा है, किन के माध्यम से, जो उसकी सेंसेस हैं, जो उसकी लर्निंग फैक्टर्स हैं या एक्सपीरियंस जो हैं, उन सभी के माध्यम से वो उन चीज़ों को किस तरीके सीख रहा है। क्योंकि कॉग्निशन तो इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने की बात है ना यहाँ पर। तो इसी के साथ एक पॉइंट आता है बच्चे, प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ कॉग्निशन। देखो ये जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अगर आप किसी भी संप्रत्यय, किसी भी कॉन्सेप्ट का निर्माण कर रहे हो तो वो सारी चीजें कॉग्निशन का ही एक पार्ट है। तो बच्चे कॉग्निशन के बारे में हमने बात हुई, तो अब बात करते हैं जीन प्याजे की। जीन प्याजे कौन थे? जीन प्याजे जो थे वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, एक फिलोसफर थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म जो है वो स्विट्जरलैंड में हुआ 9 अगस्त 1896 को। अगर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जन्म के पश्चात इन्होंने 21 वर्ष की आयु तक इन्होंने क्या किया, पीएचडी, 21 वर्ष तक इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली और इन्होंने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए। फिर उन्होंने क्या किया, 1920 के अप्रोक्सीमेटली इन्होंने अल्फ्रेड बिनेट की लेबोरेटरी में काम किया। अल्फ्रेड बिनेट कौन थे? इंटेलिजेंस पर जिन्होंने काम किया, जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट दिया था, तो लेबोरेटरी की निर्माण किया था जिसने, तो अल्फ्रेड बिनेट की लेबोरेटरी में काम किया, जहां पर इनकी जो रुचि है वो बायोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजी में आई। और जहां इन्होंने इस दौरान क्या किया, थ्योरी पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी का निर्माण किया गया, जिसके जो किस पर बेस दी, जो हमारी कंस्ट्रक्शन, क्या पियाजे कहता था कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ना कि वो नॉलेज को ग्रहण करते हैं। वो पियाजे की देखो पहले जो, इससे पहले जो थ्योरीज आई थी, जैसे आप पेवलोव की थ्योरी ले लीजिए, स्किनर की थ्योरी ले लीजिए, वो सारे क्या कहते थे कि वो इन्वायरमेंट से अपने क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कि उनके सामने जो चीज़ें आ रही हैं उससे वो ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन पियाजे ने उनके बिल्कुल डिफरेंट बात कही, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो खुद निर्माण करते हैं, उनके सामने सिचुएशन आनी चाहिए, उनके सामने इन्वायरमेंट आना चाहिए, वो क्या करते हैं उसमें से अपने आप ही चीज़ों को ग्रहण करते, चीज़ों को बनाते हैं, डिस्कवरी। इसी के बिहार पर इन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो क्या है, लिटिल डिस्कवरर हैं। ठीक है, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन के आधार पर वो क्या करते हैं, किसी भी चीज, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके बिहाफ पर इसकी थ्योरी को कहा गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का भी नाम इसमें दिया गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का नाम भी दिया गया है। और पियाजे की जो मृत्यु थी बच्चे वो 16 सितंबर 1980 को हुई। अगर बात यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म, एक वर्ड आया, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, किसी भी चीज़ के निर्माण करने की बात है, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, वो चीज़ों को ग्रहण नहीं करते, वो चीज़ों को बनाते हैं, वो चीज़ों को, नॉलेज को बनाते हैं, कि उन्होंने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की या बनाने की बात रखी है। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और मेक देयर ओन नॉलेज, कि वो अपने खुद के नॉलेज को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को बना रहे हैं। एंड दैट रियलिटी इज डिस्कवर्ड बाई मेंटल एक्टिविटी, जो ये रियलिटी है वो डिस्कवर किसके थ्रू की जाती है, मेंटल एक्टिविटी के थ्रू या उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू की जाती है। अब बच्चे बात की जाए तो पियाजे ने जो है वो ह्यूमन, क्योंकि बायोलॉजिस्ट था पियाजे, तो उसने क्या किया, ह्यूमन माइंड को दो भागों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने दो तरीके की, दो एस्पेक्ट्स की बात की, डिवाइड नहीं किया, सॉरी, उन्होंने क्या किया, दो एस्पेक्ट्स, पक्ष की बात की है जो उन्होंने अपनी थ्योरी में अप्लाई किए हैं। फर्स्ट है कोग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना, और सेकंड जो है कोग्निटिव फंक्शनिंग। अगर हम कोग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे, तो कोग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी चीज़ का
ढांचा या संरचना की बात की जाती है। जैसे हम कहें कि मानसिक संगठन या उसकी क्षमताएं क्या हैं, वो कोग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये फोरहेड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है या हिंड ब्रेन है। तो हम यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जो बायोलॉजिस्ट मेनली इस पर काम करते हैं। तो प्याजे ने इस पर क्या कहा कि प्याजे ने कोग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में कहा कि बच्चा जो है वो क्या करता है, कुछ एबिलिटीज के साथ पैदा होता है। जिन एबिलिटीज को प्याजे ने क्या कहा है, स्कीमाज का नाम दिया है, स्कीमा का नाम दिया गया है। तो स्कीमा जो है वो इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट बच्चे यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने का है ज़्यादा कि स्कीमा जो है या स्कीमाज जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोग्निटिव स्ट्रक्चर, जो हमारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आने की उम्मीद रहेगी। अब बच्चे बात की जाए तो स्कीमा की बात करें तो स्कीमा क्या है। स्कीमा को अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, स्कीमा एक किस्म से इंफॉर्मेशन का एक ढांचे की बात कर सकते हो, जिसमें आप कह सकते हो कि बच्चे ने, या फिर हम कह सकते हैं ढांचा, या फिर हम कह सकते हैं नॉलेज की बात करते हैं, जो उसके पास नॉलेज है। हम यूनिट ऑफ नॉलेज की भी कहा जा सकता है, जो क्या है, वर्ल्ड के जो हमारा इन्वायरमेंट है या वर्ल्ड के किसी न किसी एक एस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, आपके सामने कौन से ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी एक्शन क्रियाएं हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्या हैं, स्कीमा का पार्ट है। अगर हम दूसरी भाषा में बात करूं मैं तो कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में या जिस एनवायरनमेंट में बच्चा जो है किसी भी एस्पेक्ट्स के साथ, किसी भी चीज के साथ क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी कर रहा है, वो क्या है, स्कीमा कहलाता है। बच्चे कोग्निटिव फंक्शनिंग की बात करें तो कोग्निटिव फंक्शनिंग क्या है, कार्य प्रणाली की बात करते हैं, काम कैसे करता है। अब काम करने के तरीके की बात की कि हमारा माइंड जो है काम कैसे करता है, तो उन्होंने प्याजे ने एक वर्ड दिया है यहाँ पर, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है, किसी भी चीज को अडेप्ट करना, ग्रहण करने की बात है। कि माइंड ने पहले तो क्या किया कि हम कुछ एबिलिटीज के साथ पैदा हुए, अब वो एबिलिटीज हमारे एनवायरनमेंट के सब जब आई तो हम चीज़ों को कैसे करें, ग्रहण करने का तरीका क्या है, उन चीज़ों को, उन इन्फॉर्मेशन को हम ग्रहण कैसे करते हैं, तो वो अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन की बात करते बच्चे, इसके अंदर दो पॉइंट है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। जब एक और पॉइंट है इक्विलिब्रेशन। तो अगर यहाँ पर हम बात करें बच्चे एडेप्टेशन की, किसी बुक में क्या किया गया, ये अलग अलग 4 पॉइंट दिए गए हैं। किसी बुक में सिर्फ आपको एसिमिलेशन और अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन दिया होगा, लेकिन अगर आप बात की जाए तो ये तीनों पार्ट जो हैं वो आपके अडेप्टेशन का, कि आप किस तरीके इन्फॉर्मेशन को जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उस पर आप काम कर रहे हैं, उस पर किस तरीके कार्य कर रहे हैं, तो वो चीज़ें। और किसी एक आध बुक में बच्चे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और मिलेगा आपको कि ऑर्गेनाइज करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इन्हीं के बीच में एडजस्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मैं बीच में बता दूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स निकल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब बात की जाए बच्चे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन एक किस्म से बच्चे हम बात करते हैं जो आपके पुराना जो आपका स्कीमा है उसके साथ क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आपका जो आपकी नॉलेज है उसमें कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो आकर उसके साथ एडजस्ट हो रही है, कॉर्पोरेट कर रही है, उसके साथ मिल रही है, वो क्या है, एसिमिलेशन है। अब बात बच्चे मैं यहाँ पर स्कीमा की एक बात करता हूँ। जैसे प्याजे ने कहा कि स्कीमा क्या है, जैसे मंगल की बुक में लिखा है स्कीमा जो है वो क्या है आपकी, जैसे बच्चा क्या करता है जब पैदा होता है तो वो सकिंग, लुकिंग, रीचिंग और उसकी ग्रैपिंग, ये 4 पॉइंट की बात कही है। मंगल की बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है, एस के मंगल की बुक। उसमें क्या कहा कि प्याजे ने कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको किसी ने नहीं सिखाया, उसने दूध पीना आता है, ठीक है। जब उसके सामने कोई भी चीज दी जाएगी तो उसको वो फटाक से अपने मुंह में डालता, उसका काम यही है। तो वो पुरानी चीज के देखो जो उसके पास नॉलेज है, नॉलेज क्या था, उसके पास सकिंग का नॉलेज था, दूध पीने का नॉलेज था। जैसे ही उसने क्या किया, नई चीज मिली, उसने पुरानी की चीज के साथ कॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। अब बच्चे बात दूसरी करते हैं, तो मैचिंग बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट और कोग्निटिव स्ट्रक्चर। तो कोग्निटिव स्ट्रक्चर तो बात स्कीमा की गई है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी चीज आपके सामने आई है उस चीज को फटाक से क्या किया आपने,
कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ मैच कर लिया है। अकोमोडेशन क्या है बच्चे? अकोमोडेशन एक किस्म से आपका एडजस्ट करना है, पुरानी चीज के साथ नई चीज को एडजस्ट करना। एडजस्ट और अकोमोडेट न्यू वे ऑफ थिंकिंग, किसी चीज के प्रति, नई चीज के प्रति आपको नए वे से सोचने की बात इन्होंने की। एडजस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। एक और पॉइंट बात की जाए, बिहेविंग इन प्लेस ऑफ एसिमिलेशन और द सेम ओल्ड फैशन। अब बच्चे यहाँ पर एक मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एसिमिलेशन क्या है और अकोमोडेशन क्या है। मान लो एक बच्चा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना आता है? सकिंग करनी आती है, माँ का दूध पीना आता है। फिर क्या हुआ कि उसकी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी हाइट वेट बढ़ता है, डेवलपमेंट होती है, तो बच्चे में क्या होता है कि बच्चे की माँ के दूध से पेट नहीं भरता, तो आप क्या करोगे? उसको निप्पल के साथ दूध पिलाना शुरू करोगे। फिर बच्चे की थोड़ी सी ग्रोथ फिर हुई, फिर आप क्या करते हो उसके साथ? फिर बच्चे को आप चम्मच से दूध पिलाना शुरू करते हो। जब बच्चे की चम्मच से भी भूख नहीं पूरी होती, आप क्या करोगे? उसमें आप चम्मच के साथ उसमें क्या करोगे? कोई बिस्किट या फिर कोई दलिया या खिचड़ी मिलाओगे और वो फिर उसको लिक्विड फॉर्म में पिलाने की कोशिश करोगे। ऐसे से क्या कहता है, बढ़ते बढ़ते बच्चा जब बढ़ता जाता है, बच्चे की भूख की और बढ़ती चली जाएगी, तो आप क्या करोगे? फिर नए वे में आप उसको क्या करोगे? रोटी जो होगी या बिस्किट रोटी होगी आपका जो भी है, उसको मैश करोगे पूरा अच्छे से, और फिर उसको क्या करोगे? आप बच्चे के मुंह में डालोगे। बच्चा उसको क्या करेगा? डायरेक्ट ऐसे ही निगल, क्योंकि उसको पहली चीज के साथ वो एडजस्ट करता आ रहा है। अब नई चीज को उसने अब उसने सिर्फ शक करना आया था, तो जब आपने उसको जैसे ही रोटी का टूक दिया, तो वो फटाक से उसको निगलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो चीजें, जहाँ पर हम बात करते हैं, जब एसिमिलेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं किसी चीज़ पर मास्टरी होगी आपकी, किसी चीज़ को आपने प्रॉपरली सीख लिया, वो एसिमिलेशन है। और जब सीखी हुई चीज़ के साथ आपने नई चीज़ को क्या किया? एडजस्ट कर लिया, वो क्या है? अकोमोडेशन है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देते हैं, बच्चे ने क्या किया? पहले कार, आपने क्या किया? बच्चे को कार दी गई, बच्चे ने क्या किया? कार देखी, कार देखते ही उसने क्या किया? उसने उसको पुश किया, कार चलने लगी। अब उसको कार को चलाना आया, उसके साथ आप उसको चार पहिए की कोई और चीज दोगे, तो बच्चा फिर उसको ऐसे पुश करेगा, तो फिर वो चल पड़ेगी। तो पुरानी चीज के साथ नई चीज को उसने रखा, तो वो क्या चीज हुई? वो एक उसमें पहुंच गई, क्या नाम उसका? एसिमिलेशन। अब बच्चे को हमने क्या किया? कार के साथ मैंने, कार के बाद फिर मैंने उसको एक टेडी बियर दिया। अगर टेडी बियर बच्चे को देते तो बच्चा क्या करता? उसको पुश करेगा, पुश करेगा तो वो क्या करेगा? गिर जाएगा। और गिरने के बाद क्या होगा कि वो बच्चे को ये लगेगा ये तो नहीं चल रहा, वो रोना शुरू कर देगा। जब हमने पुरानी चीज कार पे हमने चलाने पे मास्टरी कर ली, तो कार को चलाना प्रॉपरली सीख लिया, अब नई चीज को एडजस्ट कर रहे हैं। टेडी बियर, टेडी बियर का पता है कि भाई वो तो हाथ में लेके खेला जाएगा, ठीक है, या उसको गोदी में लेके खेला जाएगा। तो इस तरीके क्या कह सकते हैं हम? एकोमोडेशन। यहाँ पर नई चीज जो मिली है वो अकोमोडेशन है, पुरानी चीज जो थी जैसे उसके पास कार थी, वो एसिमिलेशन है। और बच्चे एक और बात की जाए इक्विलिब्रेशन की, संतुलन जिसको कहा जाए, ये क्या है? ये आपका अकोमोडेशन और एसिमिलेशन का बैलेंस करने में काम करता है। क्योंकि जैसे ही आपके साथ नई चीज मिलती है और पुरानी चीज होती है, उन दोनों में आपने किस तरीके का बैलेंस करना है, वो इक्विलिब्रेशन है। अब बच्चे बात की जाए इसके बाद, हाउ टू चिल्ड्रन शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट्स ऑफ टू नेक्स्ट स्टेज, नई स्टेज में पहुंचता है। शिफ्ट अकर एज चिल्ड्रन एक्सपीरियंस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। भाई जो उसके कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसका डिसइक्विलिब्रेशन ब्रियम है, या ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ये चीज़ें हमारी इक्विलिब्रेशन का एक पार्ट है। अब बच्चे यहाँ से एसिमिलेशन से अकोमोडेशन तक जब हम पहुँचते हैं, तो उसमें कुछ पहले एसिमिलेशन है, फिर क्या होगा उसमें इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन और डिसइक्विलिब्रेशन बीएम आएगा, तो आप फिर अकोमोडेशन तक पहुंचोगे। जैसे ही जो चीज़ अकोमोडेट कर लिया आपने जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने कोई पौधा लगाना है छोटा सा, आप क्या करोगे? घर से छोटा सा खुरपा लेके आओगे, जिसको खुरपा खोदने के लिए कोई छोटी चीज़, उससे पौधा लगा दो। आपको थोड़ा बड़ा पौधा लगाना है, तो आप क्या करोगे? खुरपे से काम करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। आप क्या करोगे? आप कस्सी लेके आओगे, ठीक है, खोदने के लिए उसको थोड़ा बड़ी चीज़ लेके आओगे।
आपको फिर क्या है कि बच्चे ने अब यहाँ पर जब पुरानी छोटी चीज़ से काम नहीं चल रहा था तो आपने नई चीज़ ली, कस्सी। कस्सी एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन आपका खुरपा है। फिर आपने क्या किया, जब आपने आपने पेड़ लगा है, अब आपको थोड़ा बड़ा और गड्ढा खोदना है, तो आप क्या करोगे, कस्सी की जगह कोई और बड़ी चीज़ लेकर आओगे, जेसीबी लेकर आओगे। जेसीबी लेकर आए तो क्या हुआ, कस्सी तक आपका एसिमिलेशन हो गया, एकोमोडेशन जेसीबी होगी। इसी तरीके जो नई चीज़ आती जाएगी वो अकोमोडेशन, और पुरानी चीज़ जो है वो एसिमिलेशन बनती चली जाएंगी। अब बच्चे बात यहाँ जब हम बात करते थे जो पुरानी यहाँ पर है, तो इसको सीखने के लिए अगर आप बात करें, हम जो हमारे पुराने ये स्टेजेस हैं, स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, इक्विलिब्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है। हर स्टेज के साथ हर वे में बदलती चली जाएगी, सिर्फ उसको सोचने का तरीका अलग है कि हमने उसको किस तरीके फिट करना है वहाँ पर। वो एग्जाम्पल आप ले भी सकते हो, वहाँ भी आ जाएंगे वो, ठीक है। एज वाइज की बात करते थे तो हम बात करते हैं, प्याजे ने जो है कोग्निटिव जो स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, कि उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल पैटर्न है, कोई भी इस पैटर्न को छोड़कर नहीं गया, हर बच्चा जो है वो इस पैटर्न से गुजर कर जाता है। तो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से लेकर 2 साल तक। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 साल से लेकर 7 साल तक। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 ईयर से लेकर 11 ईयर तक। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अडल्ट 11 ईयर से लेकर अडल्टहुड तक, या फिर कह सकते हैं आपका एडोलसेंस से लेकर अडल्टहुड तक। तो फर्स्ट बात करते हैं बच्चे हम सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पर बच्चे इस स्टेज से और एक आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं, कि जिस पे आप थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन रखिए। तो अभी बात की जाए सेंसरी मोटर स्टेज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी मोटर स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि सेंसरी क्या है। जो हमारी 5 सेंसेस की बात की जाती है कि उनके थ्रू आप किस तरीके अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हो। मोटर स्टेज क्या है, जो आपकी गामक क्रियाएं जिनको बोलते हो, गामक क्रियाएं जैसे आपकी क्रियात्मक, जिसमें जैसे हाथ पैर चलाना है, सर हिलाना है, पलके झपकाना है, ये आपकी क्या है, मोटर स्टेजेस की बात की जाती है, मोटर स्टेज की बात की जाती है। तो अभी बात की जाए तो अगर यहाँ पर हम कहेंगे कि सेंसेस आर टीचर, बच्चे के लिए अगर बात की जाए तो सेंस जो हमारी 5 सेंस जो हैं वो क्या करती हैं, एक टीचर का रोल प्ले करती हैं, जो आपके वर्ल्ड के साथ क्या करती हैं, एक सेंस क्रिएट करती है, जिसको समझने की शक्ति, यहाँ सेंस है जो का मीनिंग जो है वो समझने की शक्ति है, मेक सेंस, कि आपकी उसके प्रति समझने की शक्ति की बात की गई। रिफ्लेक्शन और नेचुरल रिस्पॉन्स। अब बच्चे यहाँ पर जो बात की जाए कि बच्चा जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन और नेचुरल, हर चीज़ के प्रति वो क्या है, कोई भी चीज़ आप उसको करोगे वो नेचुरल रिस्पॉन्स करेगा, या उसके प्रति एक्टिविटी, आप बच्चे के सामने हंसते हो तो बच्चा भी आपके सामने हंस के दिखाएगा, मतलब थोड़ी सी स्माइल पास करेगा। बच्चा क्या है कि अगर बच्चे की रिफ्लेक्शन, पल के झपकाना नेचुरल रिस्पॉन्स है, हाथ हिलाना नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। आवाज़ निकालना, उसकी जो फर्स्ट क्राई की बात करें हम तो वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, रिफ्लेक्शंस की बात कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट, अब बच्चे यहाँ 2 चीज़ें हैं, जैसे हाथ में और मुंह में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, आपके माइंड में और आपके हैंड में या किसी बॉडी पार्ट में कोऑर्डिनेट करना। जैसे मैं कहूँ कि आप बच्चे को कोई चीज़ दोगे, बच्चा क्या करता है, उसको हाथ में लेते ही उसको मुंह में डालता है, क्योंकि हाथ और मुंह का कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा इसमें चलता रहता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ लेगा वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने वहाँ पर स्कीमा की बात की थी, स्कीमा जो है वो यहाँ पर फिट बैठता है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं। फिर क्रियोसिटी, अब बच्चा हर चीज़ के प्रति, कोई भी चीज़ उसके सामने लेकर उसको भागकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, ये क्यूरियोसिटी की बात यहाँ पर करते हैं। और इमिटेटिव और कॉपीड बिहेवियर, जो मैंने अभी बात की है कि बच्चे के सामने जैसे आप एक्टिविटी करोगे बच्चा उसको कॉपी करने की बात करता है, इमिटेटिव बिहेवियर की बात की जाती है। कैपेबल टू एंगेज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी बाय द एंड ऑफ द एज। अगर लास्ट में इस स्टेज के लास्ट बिल्कुल
2 ईयर के अप्रोक्सीमेटली बात करें तो बच्चा क्या करता है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चे यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप बच्चे को, छोटे बच्चों को क्या करते हो, मोबाइल उसके सामने लेके और हटा दिया, उसके लिए उसकी कोई जगह नहीं है, उसके लिए तो वो चीज़ें है ही नहीं। लेकिन बच्चे को आप क्या करते हो, जैसे ही कोई चीज़ उसके सामने रखते हो, कुछ समय के लिए रखते हो, तो बच्चा अगर अगली बार लोगे तो फिर उसको मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ क्या है, अगर बच्चे को आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल दोगे तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस में आ जाएगा। अगर बच्चे को सिर्फ दिखाया और हटा लिया तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। अब इसी तरीके जैसे अब मैं बात करता हूँ, जैसे माँ जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे के पास रहती है, तो बच्चे के लिए वो ऑब्जेक्ट जो है, उसकी माँ जो है वो सबसे ज़्यादा वो है, क्योंकि उसी के साथ वो ज़्यादा रहने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो फैमिली मेम्बर जो उसके सामने इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो उसके माइंड में सेट हो जाएंगे कि ये मेरे जानकार है, और उनके पास वो जाते वक्त रोएगा। अगर किसी अननोन पर्सन के पास जाता है तो वो रो भी पड़ता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस इस तरीके के एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। फिर बात करते बच्चे हम सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, कैपेसिटी टू, अब मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ बच्चे सिर्फ फिलहाल, प्री ऑपरेशनल थोड़ा सा मैं इसके बाद बात करते हैं। ऑपरेशन क्या है, कैपेसिटी टू मेंटल डू और रिवाइजिंग एन एक्शन इज नोन एज ऑपरेशन या ऑपरेशनल थिंकिंग। ऑपरेशन कॉल्ड मेंटल प्रोसेस। अभी यहाँ प्री क्या है, जो आपकी मेंटल प्रोसेस जो है उससे पहले की जो स्टेज है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ बच्चा जो है वो मेंटली काम नहीं करता। यहाँ पर मानसिक जो उसकी मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्टिविटी जो है वो यहाँ नहीं करता, यहाँ जो है उससे पहले की क्रियाएं हैं। इसी के अंदर हम दो कैटेगरीज की बात कर सकते हैं बच्चे, एक प्री कॉन्सेप्चुअल और एक दूसरी बात कह सकते हैं हम प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और इंट्यूटिव पीरियड। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड क्या है, जहां आपकी 2 से लेकर 4 साल के बच्चे की बात करते हैं, जहां पर बच्चा क्या करता है, वो वस्तुओं की या जो उसके सामने जो शब्द प्रतिमाएं हैं, जो शब्द हैं आते हैं उसके सामने, उनके प्रति क्या करता है बच्चा, अपना मानसिक चिंतन करता है, विकसित करने लगता है। तो उनको इन्होंने प्री कॉन्सेप्चुअल बात की है। दूसरी बात की है इन्होंने प्री कॉन्सेप्चुअल, मैं फर्दर भी इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अभी इसी पॉइंट में। और इनिटेटिव बिहेवियर क्या है, ये 4 साल से लेकर और 7 साल तक के बच्चे के लिए बात की है इन्होंने। इसमें कहा कि बच्चा जो है वो क्या करता है, जोड़ घटा गुणा, ये जोड़ना, घटा करना, गुणा करना आदि जो चीज़ें सीखने की बात इन्होंने इसमें कही है, जिसमें अंतर्दर्शी की, जिसको कहा अंतर्दर्शी अवधि। इस स्टेज को बच्चे प्याजे ने टॉयज का, क्योंकि इस स्टेज पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं। एनिमिज्म की बात की है, जो जीववाद की बात करते हैं। जीववाद क्या होता है बच्चे, जीववाद क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, बच्चा, छोटा बच्चा गिर जाता है, वो गिरते ही क्या करते हैं आप, जमीन को क्या करते हो, जोर से उस पर थप्पड़ लगाते हो, कहते हो कि मैंने इसको मार दिया। उसके लिए क्या है कि जमीन भी एक जीवित वस्तु है। जैसे किसी ने उसको चलते चलते टेबल के साथ टकरा जाता है, टेबल को आप थप्पड़ मारते हो, तो उसके लिए टेबल जो है जीवित वस्तु है। तो एनिमिज्म जो है वो क्या है कि बच्चे जो है निर्जीव वस्तु को भी जीवित वस्तु समझते हैं, वो एनिमिज्म है। अब बच्चे क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो स्टेज है यहाँ पर जो बच्चा जो है उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट वर्ड तो हम कहते हैं कि जो है फर्स्ट वर्ड तो वो सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी और मोटर ऑपरेशनल, सेंसरी स्टेज और मोटर स्टेज में ही ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है उसको क्या है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट करने की उसमें क्रूशियल स्टेज की बात है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की उसमें पॉइंट आ जाते हैं। और क्रूशियल स्टेज ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर। अब यहाँ पर बात की जाए तो बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर, क्योंकि जब हम इनिटेटिव पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चा जो है वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि 5 साल के बच्चे को
स्कूल में भेजना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम में तो 3.5 या 4 साल के बच्चे को स्कूल में जाना शुरू कर देता है, और उस टाइम पर बच्चे के सामने टीचर के सामने जो है वो एक इतनी इन बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट करानी है, इन बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ पर जो बच्चों के अंदर जो है वो हम बात कर सकते हैं ईगोसेंट्रिज्म की बात की जा सकती है। बच्चे मैं की अवस्था है, या बच्चे जो डिसिप्लिन नहीं सीखते, उनके साथ साथ सिर्फ आपको क्या है जितना ज़्यादा प्यार से बात की जाएगी वो क्या है, इस कारण से जो एलिमेंट्री स्टेज स्कूल टीचर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज बन जाती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होती है? बच्चे किसी चीज़ के प्रति, जैसे मैं बात करें कि कंजर्वेशन में कि बच्चे क्या हैं, जैसे बच्चे मैंने पहली स्लाइड में एक एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा है, उसके सामने 2 गिलास हैं, और वो क्या करता है कि पतले और लंबे गिलास को देखकर कहता है कि इसमें ज़्यादा दूध आएगा। तो उसके पास जो है वो संरक्षण की बात, जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की बात जो करते हैं, उसका अभाव रहता है। वो समझ नहीं पाता कि ये पतला और लंबा है, ये चौड़ा और थोड़ा नीचे साइज में गिलास है, तो इसलिए वो क्या है उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली समझ नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो लैक ऑफ कंजर्वेशन की बात हम कह सकते हैं। फिर बात की जाए बच्चे, यहाँ पर प्याजे ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो हम बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे CTET HTET में या KVS में, कि चाइल्ड थिंक फर्स्ट देन लैंग्वेज डेवलपमेंट। हमेशा बच्चा जो है वो पहले चीज़ों के बारे में सोचता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट तो उसके बहुत बाद में होती है। पहले उसका क्या है कि वो सोचेगा, पहले किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेगा पहले, फिर उसके बारे में लैंग्वेज बनाएगा। जैसे बच्चे को आप दिखाते रहो, पहले उसके बारे में वो सोचेगा, फिर लैंग्वेज डेवलप करेगा। अब बच्चे यहाँ पर एक और बात की जाए कि एक्शन ओनली फिजिकल बट नॉट मेंटली। अब मैंने जो फर्स्ट बात की थी ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि बच्चा जो है वो मेंटली प्री ऑपरेशनल की बात की है, वो फिजिकली बात एक्शन करता है, वो मेंटली एक्शन नहीं करता, तो इसलिए यहाँ इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कही गई है। फिर बात की गई है बच्चे, चाइल्ड थॉट प्राइमरली यूज वन वे लॉजिक, ठीक है, नॉट एबल टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। जो भी बात की थी कंजर्वेशन का मतलब ये था कि बच्चे ने क्या किया कि उसके सामने क्या किया, हमने किसी वस्तु का रंग भेद करना है, या फिर किसी मतलब सेम, मान लो एक ही कलर की 2 चीज़ें हैं, लेकिन बच्चा जिस चीज़ पर उसका फोकस है, बच्चे को उसी चीज़, वही चीज़ उसको चाहिए, दूसरी चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक ही तरीके सोच सकता है। और ईगोसेंट्रिक स्टेज, जहाँ पर बच्चा मैं, आई, सिर्फ उसके लिए आई, मैं, मेरे घर में ये है, मैं यूँ हूँ, मेरे पापा ये कर दिए, मेरे पापा इतनी वो कर देंगे, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ईगोसेंट्रिज्म की बात की गई है यहाँ पर। और अब ट्रांडक्टिव रीजनिंग की बात यहाँ पर की गई है। वैसे ट्रांडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि बच्चे ने जो कंजर्वेशन से रिलेटेड ही पॉइंट है, यहाँ पर जो रीजनिंग जो है उसकी जो रीजनिंग में फर्स्ट जो स्लाइड में हमने बात की है कि उसके लिए क्या है कि उसको गिलास दिखाया गया, जो मैंने गिलास में जो बड़ा गिलास है वो बच्चे के लिए क्या है कि वो उसमें ज़्यादा दूध आता है, ना कि छोटे गिलास में दूध ज़्यादा आता है। और रिवर्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो चीज़ों को अल्टा पल्टी नहीं कर पाता। मैं अगर बच्चे को, जैसे हमने जोड़ घटा गुना भाग सिखा दी, जोड़ना सिखा दिया, मैंने कहा कि 4 और 2 जो हैं वो 6 होते हैं, फिर मैं उसको कहता हूँ कि 6 - 2 = 4, तो वो चीज़ों को अल्टा पल्टी नहीं कर सकता, वो चीज़ों को सिर्फ उसको ये पता है कि 4 और 2 6 होते, तो 4 और 2 6 होते हैं, उसको 6 में से अगर हम कहें कि 2 निकाल दे तो 4 बचेंगे, उसको ये नहीं, उसको सिर्फ अपना एक चीज़ पता है कि वो क्या है कि सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है। अब जो मैंने फर्स्ट बात की थी बच्चे, फर्स्ट प्ले डिसेंट्रेशन एंड आफ्टर दैट डिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन। देख बच्चे, यहाँ पर जब बात है डिसेंटर, अब जैसे हमने पहली स्लाइड में बात की थी यहाँ पर कि बच्चा जो है वो क्या करता है, इसकी 2 कैटेगरी है,
प्री कॉन्सेप्चुअल, जहाँ पर हमने अभी जो बात की है कि बच्चा जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है कि पहली जो 4 साल जो हैं वो पहले किसी चीज़ को सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण करने में लगा देता है। जैसे केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की बात हम करते हैं तो विकेंद्रीकरण की बात सॉरी केंद्रीकरण की जब हम बात करते हैं तो केंद्रीकरण में क्या होता है कि आप सब चीज़ों को क्या है कि बच्चा जो है सिर्फ एक जगह फोकस करना, ठीक है। तो बच्चे की इसमें एक जगह फोकस की बात हम कर सकते हैं, वो सेंट्रलाइजेशन की बात या डिसेंट्रलाइजेशन की बात हम कर सकते हैं। फिर है बच्चे नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको आप लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हो और प्री गैंग एज भी, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो है अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, इसलिए गैंग एज भी कहा गया है इसको, प्री गैंग एज। और वेविंग ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, अब यहाँ पर वेविंग ऑफ ईगोसेंट्रिज्म की जब बात की जाए बच्चे, तो बच्चे के अंदर जो है वो आत्म केंद्रित, उसको छोड़ देता है। वो पहले जैसे मैं मेरे घर पे ऐसे इस तरीके की बातें करता, अब बच्चे को क्या है कि बच्चा अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलता है तो वो क्या करता है, अहम की भावना छोड़कर वो क्या करता है कि ले अब मैं खेल चुका हूँ, अब इस खिलौने से आप खेल लो। इस तरीके की जो है वो वेविंग ऑफ ईगोसेंट्रिज्म की बात कर सकते हैं। और स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, भाई यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग की बात तो की गई है, परंतु किसकी, मटेरियल वर्ल्ड की, क्योंकि कंक्रीट जो है वो एक किस्म से मसाला बोला जाए, जिसको हम जैसे मसाले बोलते हैं उसको कंक्रीट कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि भाई कंक्रीट, जैसे अभी जो हम चिनाई काम करते हैं, चिनाई हम लोकल भाषा में बोलते हैं, जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन चला होता है और कंस्ट्रक्शन में जो मिस्त्री जो मसाला बनाते हैं उसको कंक्रीट का मसाला कहते हो आप। तो मटेरियल वर्ल्ड की बात यहाँ पर की गई है, तो मूर्त जो बात की गई है वो हमारी कंक्रीट की बात यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड की बात की गई। और यहाँ पर एक और बात की गई है बच्चे कि चाइल्ड कैन नॉट थिंक इन एब्स्ट्रैक्शन या कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सोच सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है अभी उसकी। अब और कैपेबल टू डिसेंट्राइजेशन, अब यहाँ पर जो बच्चा विकेंद्रीकरण पे ध्यान देता है। पहली में जो थी हमारी सेकंड स्टेज में क्या थी, बच्चा जो है केंद्रीकरण पे ध्यान देता था, अब बच्चा जो है विकेंद्रीकरण पे ध्यान देता है। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि चीजों को फैला देना, पहले केंद्रीकरण किसी एक चीज पे फोकस था, अब यहाँ पर जो है बच्चा जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, बहुत सारी। और कंजर्वेशन की बात की, यहाँ पर बच्चा जो जैसे अभी 11 साल के बच्चे की, जैसे मैंने पहले में दिया उदाहरण कि छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे बड़े को तो पता था कि भाई दोनों इक्वल हैं, दूध इक्वल आएगा, लेकिन उसका शेप अलग है, तो यहाँ कंजर्वेशन की बात उन्होंने की है। या फिर हम बात कर सकते हैं रंगों की बात करें तो रंगा पहले बच्चा जो पहली स्टेज में बच्चा जो है उसको अगर कोई रंग भाया तो वही चाहिए। अब इसमें जो है दूसरी स्टेज में क्या है कि बच्चा जो है, इस स्टेज में बच्चा जो है वो डिफरेंट चल ये नहीं है तो हम इससे सेटिस्फेक्शन हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी या रिवाइजिंग एक्शन मेंटली, अब बच्चे यहाँ ये रिवर्सिबिलिटी की बात जब हम करें तो बच्चा जो है चीज़ों को, जब मैंने कहा कि 4 और 2 6 थे, अब बच्चे को मैंने कहा 6 में से 2 निकाल दो तो 4 बचेंगे, तो रिवर्सिबिलिटी को सीख जाता है, बच्चे अल्टा पल्टी को सीख जाते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चा क्या करता है, बच्चे के अंदर जो है वो किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करना है, कॉम्पेंसेशन करना है या सीरीज बनानी है। जैसे क्लासिफिकेशन है, किसी चीज़ को हमने क्या करना उसको डिफाइन करना है या फिर हमने उसको क्या करना है किसी सीरीज में बनाना है, तो हम इस तरीके की जो एक्टिविटी वो करते हैं। और इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क, जैसे रीजनिंग की बात करते हैं, आगमन में जैसे पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं नियम सिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चे को बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे और फिर बच्चा क्या करता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है। फिर बात करते हैं लास्ट स्टेज, जो बच्चे बात हमारी है लास्ट स्टेज की, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 11 साल से लेकर और अडल्टहुड तक की बात की है, या हम बात कर सकते हैं एडोलसेंस से लेकर अडल्टहुड तक। ये जो है हायर ऑर्डर है किसका, थिंकिंग का, जो डेवलप हमारे अंदर थिंकिंग की डेवलपमेंट होनी है
उसका बिल्कुल हायर ऑर्डर जो है वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जहां पर बच्चा, और ये ईगोसेंट्रिज्म, यहाँ पर देखो बच्चे, पहली में ईगोसेंट्रिज्म क्या थी, पहली में ईगोसेंट्रिज्म आई से रिलेटेड थी, यहाँ ईगो क्या है कि अडल्टहुड वाली ईगो की बात की गई है यहाँ पर, कि एडोलसेंस वाली ईगो की बात की गई है। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसमें एक ईगो आ जाती है कि मैं हूं भाई, मेरे लिए मैं ही कर सकता हूं ये तो सारी चीजें, तो उसमें इस तरीके की ईगो, अहम की भावना विकसित हो जाती है। और एंगेज इन ऑपरेशनल थिंकिंग, अब बच्चे यहाँ पर जो ऑपरेशन, जो मैंने बात की थी कि बच्चा जो है वो टोटली मेंटली एक्टिविटी करता है, अब ये जो हायर लेवल है बिल्कुल हमारा, तो यहाँ पर बच्चे जो ऑपरेशनल, जब हमने पहली स्लाइड पे प्री ऑपरेशनल में डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल स्टेज क्या है, कि जब बच्चा मेंटली एक्टिविटी करना शुरू कर देता है वो, और कैपेबल टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रूल्स, अब बच्चा जो है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है और उसके अंदर रूल भी आ जाते हैं, और हाइपोथेटिकली अज्यूम बेस्ड और डिडक्टिव रीजनिंग। अब बच्चे यहाँ पर जो है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कई बार क्या मिलेगा आपको, हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग। अब बच्चा जो है अज्यूम करके चलता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकती है, जो हायर ऑर्डर की बात करें, नियम पता होता है, अब बच्चा क्या करता है, उदाहरणों की ओर चलता है उसके बाद। और डेवलप डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट और थिंकिंग क्या होती है कि जब बच्चा, डाइवर्जेंट होता है कि जब बच्चा किसी एक वे में सोचता है तो डाइवर्जेंट, और कन्वर्जेंट क्या है कि जब बच्चा एक साथ कई वे में सोचना शुरू कर देता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चा एक मतलब बात, बच्चे ने एक चीज को समझ लिया, ठीक है, वो सेम दूसरी चीज आई तो फटाक से वो रूल उस पर अप्लाई कर देता है, वो है क्या है हमारा ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक चीज को समझने के बाद दूसरी चीज पर अप्लाई कर देना। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है प्याजे की थ्योरी के, तो हम, प्याजे ने एक बात कही कि कॉग्निशन इज एन एबिलिटी नॉट डेवलप थ्रू कंडीशनिंग, लर्निंग और अदर थिंग। प्याजे जो कहता था कि वो इनबिल्ट एबिलिटी है कॉग्निशन, जैसे क्योंकि प्याजे ने जो है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को की बात कही है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा क्या करता है, खुद निर्माण करता है नॉलेज का, ना कि वो किसी कंडीशनिंग, किसी जैसे उसने पेवलोव ने कहा है, स्किनर ने कहा है, उसके थ्रू नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपने अंदर से ही सीख पाता है, या फिर लर्निंग से या थिंकिंग से नहीं सीखता। फिर है एम्फेसाइज ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, भाई बच्चे ने इसने एम्फेसाइज किया है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को एम्फेसाइज किया है कि पर ज़्यादा बल दिया है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्याजे ने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में है, क्यों, क्योंकि कहता है कि हर बच्चा अपने जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे उसकी मेंटल एक्टिविटी होगी वो उसी हिसाब से सीख पाएगा, ना कि वो भाई इस एज में तो ये चीज हो ही जाएगी, वो नहीं कहता, वो कहता है कि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसी उसके सामने उसकी मेंटल एक्टिविटी होंगी, वो उसी के आधार पर सीख पाएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, प्याजे कहता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करता है कि हमेशा आप क्या करते हैं, पहले सिंपल चीज़ें होती है फिर कॉम्प्लेक्स, फिर ब्रॉड एरिया में जाती है। और इसी के साथ उसने प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को ज़्यादा बढ़ावे की बात कर, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्याजे की थ्योरी किस पर बेस्ड है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या प्रोजेक्ट मेथड की बात कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, खोज विधि एक किस्म से, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, आपने उस पर काम करना, आप ढूंढो भाई आपने जो करना है वो चीज़ करो, तो वो क्या है, प्रोजेक्ट मेथड की बात की है। अब प्याजे ने एक और बात की है कि चाइल्ड एज ए लिटिल साइंटिस्ट, डिस्कवरर एंड एम्फेसाइज ऑन डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग। प्याजे कहता है कि बच्चे जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, छोटे साइंटिस्ट, वो डिस्कवरर हैं, खुद खोज कर लेंगे अपने आप ही, और इसने डिस्कवरी अप्रोच को बढ़ावा दिया। और प्याजे प्रोवाइड ए बोर्ड डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ऑफ टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर टू बिल्ड करिकुलम फॉर चिल्ड्रन। अब कहता है कि बच्चे जो हैं, जो हमारे टीचर जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं, वो क्या करते हैं, जब करिकुलम का निर्माण करते हैं तो वो क्या करे, इस
पूरे के पूरे इसको क्या करें, बच्चे की जो इस एज के अकॉर्डिंग देख ले कि बच्चा इस एज तक अप्रोक्सीमेटली ये काम कर सकता है, तो उनका करिकुलम उसी बेस पर डेवलप किया जाए। और को करिकुलर एक्टिविटी हैव इक्वल इंपॉर्टेंस एज दैट द करिकुलर एक्सपीरियंस। भाई ये कहता है कि को करिकुलर एक्टिविटी जो हैं वो करिकुलर एक्सपीरियंस के इक्वल इंपॉर्टेंस है उसकी, तो इसलिए आपने सोच समझ कर है बच्चों से एक्टिविटी करवानी चाहिए। आप बच्चे को, आप क्या क्लास में बच्चा है, बच्चा 11 साल का, और आप उसको क्या कहो कि भाई एक चीज़ के जैसे ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि एक अंडरस्टैंडिंग को दूसरी चीज़ पर सेट करके दे, एडजस्ट करके दे, बच्चा थोड़ी ना कर पाएगा। बच्चा तो वही कर पाएगा जो उसके एज ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं। फिर अरेंज क्लासरूम एक्टिविटी, एक और इन्होंने कहा कि बच्चों को जो है वो क्लास की जो एक्टिविटी है वो अरेंज करने में हेल्पफुल है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। डू नॉट ट्रीट चिल्ड्रन एज मिनिएचर अडल्ट, भाई अडल्ट के रूप में उनको ट्रीट ना करो। उनकी क्या है कि वो अडल्ट से क्या है सोचने में और सीखने में उनसे डिफरेंट हैं। और प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन, प्याजे कहता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए। और मेजर गोल ऑफ एजुकेशन आर इक्वल टू दी क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो प्याजे ने जो कहा कि भाई हमारा जो मेन गोल जो है एजुकेशन का वो क्या होना चाहिए, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग पर होना चाहिए, ना कि हमारा भाई उन पर थोप दिया कि आप ये करो। आप होमवर्क कहते हैं कि आपने तो ऐसा ही करना है, तो होमवर्क जो है आप क्या करो कि आप बच्चों से कहो कि आज भाई मैंने आपको 4 चीज़ें, आप जैसे मैं कहूँ नाउन पढ़ा रहे, आप नाउन में कहो कि कल बच्चों आप 10 नाउन के नाम लिख के लेके आओगे, कोई भी नाउन हो। तो बच्चा क्या क्रिएटिव है, बच्चा ढूंढेगा कि इधर उधर हमारे घर पे क्या क्या चीज़ें वो हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग भी इसी तरीके आप लिख सकते हो। थैंक यू।